आज हम यहाँ पर यकृत यानी लीवर जो कि मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है उसकी विस्तृत संरचना एवं कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बिंदु, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि ग्रंथि किसे कहते हैं। तो ग्रंथि विशिष्ट कोशिकाओं का एक समूह होता है और जिससे कोई विशिष्ट रासायनिक पदार्थ भी बनता है और वो स्रावित भी होता है। ग्रंथियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरी बहिःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है इनसे बनने वाला रासायनिक पदार्थ अपने टारगेट तक सीधा रक्त के द्वारा जाता है, अर्थात इनमें नलिकाएं नहीं होती है। जबकि बहिःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा बनने वाला रासायनिक पदार्थ अपने टारगेट तक किन्हीं नलिकाओं के द्वारा जाता है। थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिनसे हार्मोन स्रावित होता है। और पसीना स्रावित करने वाली ग्रंथि, लार ग्रंथि, तेल स्रावित करने वाली ग्रंथि ये सभी बहिःस्रावी ग्रंथियां हैं। आज हमारा टॉपिक यहाँ पर यकृत है। और यकृत किस प्रकार की ग्रंथि है, क्या यह बहिःस्रावी है या अंतःस्रावी? तो इसका उत्तर है यकृत बहिःस्रावी ग्रंथि है। और सबसे बड़ी बात कि यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत के संबंध में दूसरा पॉइंट, यकृत शरीर का दूसरा बड़ा अंग है। शरीर के अंदर हार्ट, किडनी, ब्रेन ऐसे कई सारे ऑर्गन होते हैं, तो उन ऑर्गन में सबसे बड़ा अंग है त्वचा। आपको जान करके हैरानी होगी कि त्वचा भी एक अंग है और ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और दूसरा बड़ा अंग है यकृत। अब हम देखते हैं यकृत का वजन। तो यकृत का वजन लगभग 1500 ग्राम होता है, यानी कि 1.5 किलो के लगभग। हम यूँ भी कह सकते हैं कि इसका वजन मस्तिष्क के लगभग बराबर होता है, हालांकि थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मस्तिष्क का वजन कितना होता है 1400 ग्राम। अब मैंने यहाँ 1500 ग्राम बताया, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट 1500 ग्राम होगा। ये वेरिएशन करता है व्यक्ति की साइज पर, उसके आमाप पर। जैसे महिलाओं के शरीर का आमाप छोटा होता है तो निश्चित रूप से उसमें इसका वजन कम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन या पॉइंट, यकृत शरीर में कहाँ स्थित होता है। तो यकृत देखिए, ये वक्ष भाग है, ये उदर भाग है। वक्ष और उदर इन दोनों भागों को पृथक करने वाली जो संरचना है इसे हम डायफ्राम कहते हैं। तो यकृत इस डायफ्राम के नीचे एब्डोमेन भाग में स्थित होता है। और ये जो एब्डोमेन भाग है, ये जो एब्डोमेन है वो 4 भागों में बटा हुआ है। ऊपर वाले 2 भाग और नीचे भी 2 भाग है, यानी टोटल 4 भाग हैं। इस भाग को कहते हैं अपर राइट क्वाड्रेंट, ये लेफ्ट क्वाड्रेंट, और ये लोअर राइट क्वाड्रेंट, नीचे है लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट। तो यकृत डायफ्राम के नीचे एब्डोमेन यानी कि उदर गुहा में अपर राइट क्वाड्रेंट में स्थित होता है। तो ये हो गई यकृत के संबंधित कुछ ऊपर की सामान्य ज्ञान संबंधित बातें। अब हम यकृत की विस्तृत संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि यकृत की संरचना में 2, ऊपर से देखते हैं तो 2 पालियाँ दिखाई दे रही है, 2 लोब्स दिखाई दे रही हैं, एक लेफ्ट साइड की और एक राइट साइड की। अगर यकृत को हम नीचे से देखें तो नीचे इन 2 लोब्स के अलावा 2 लोब्स और होती है जिन्हें हम क्यूडेट और क्वाड्रेट कहते हैं। ऊपर से देखने पर जो यकृत का उत्तल भाग है, ऊपर का भाग, उससे हमें 2 लोब दिखाई दे रही है, जिसको हम क्रमशः राइट लोब और लेफ्ट लोब कहते हैं। नीचे से यकृत में कितनी लोब दिखाई दे रही है? 4। राइट और लेफ्ट तो है ही है, प्लस 2 और है, क्यूडेट और क्वाड्रेट। ऊपर की दोनों लोब्स को पृथक करने वाली ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसको हम फैल्सीफॉर्म लिगामेंट बोलते हैं, जो कि एक संयोजी उत्तक है। अब जैसा कि चित्र में दिख रहा है, लीवर चारों तरफ से एक संयोजी उत्तक से बने हुए आवरण के द्वारा ढका हुआ रहता है। इस बाह्य आवरण को ग्लीसन कैप्सूल कहते हैं। और ग्लीसन कैप्सूल के चारों ओर एक और आवरण होता है जो उसके बाहर की ओर होता है,
जो पेरिटोनियम का बना हुआ होता है और इसे सीरस कोट कहते हैं। इस तरीके से लीवर अपने बाह्य रूप से दो आवरणों से ढका हुआ रहता है, एक ग्लीसन कैप्सूल और दूसरा सीरस कोट। अब हम यकृत की आंतरिक संरचना या सूक्ष्मदर्शीय संरचना का अध्ययन करते हैं। यकृत का अगर हम सेक्शन कटिंग काट करके देखते हैं तो चित्रानुसार यकृत में कई सारे छोटे छोटे षटभुजाकार लोब्यूल्स या खंड दिखाई देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में कि यकृत जो होता है वो कई सारे छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना होता है, जिन्हें लोब्यूल्स कहते हैं। और ये लोब्यूल्स कौन सी आकृति के हैं? षटभुजाकार आकृति के होते हैं। इन लोब्यूल्स में अब हम इन लोब्यूल्स की संरचना को देखते हैं। तो एक लोब्यूल्स को देखिए आप, बड़े रूप में मैंने बता रखा है। अब इस एक लोब्यूल्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कई सारी छोटी छोटी कोशिकाओं की श्रृंखलाएं दिखाई दे रही है, चैन दिखाई दे रही है। तो कोशिकाएं जो ये श्रृंखला या चैन बना रही है, इनको हम हेपेटोसाइट या हेपेटिक सेल या यकृत कोशिकाएं कहते हैं। और ये कोशिकाएं पित्त रस का निर्माण करती है। पित्त रस जो कि वसा की पाइसीकरण या एमल्सिफिकेशन का कार्य करता है, उसका निर्माण यकृत कोशिकाएं करती हैं। इन यकृत कोशिकाओं के द्वारा बनने वाला ये पित्त वाहिनी के द्वारा ये जो षटभुजाकार आकृति दिखाई दे रही है, इस षटभुजाकार आकृति के प्रत्येक कोने के ऊपर एक पोर्टल ट्रायड, पोर्टल त्रिक नाम की एक संरचना पाई जाती है, उसमें आकर के खुलता है। यानी यकृत कोशिकाओं हेपेटोसाइट के द्वारा बनने वाला पित्त वाहिनी के द्वारा पोर्टल त्रिक के ऊपर आकर के खुलता है। ठीक है। इस पोर्टल त्रिक में, इस पोर्टल ट्रायड में 3 वाहिनियाँ पाई जाती है। एक ये जो अभी आई है वो पित्त वाहिनी, और 2 वाहिनियाँ इस लोब्यूल्स के अंदर जाती है। पित्त वाहिनी तो लोब्यूल्स के अंदर से आ रही है, 2 वाहिनियाँ जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो दोनों इस लोब्यूल्स के अंदर या इस खंड के अंदर जा रही है। और ये दोनों रक्त वाहिनियाँ हैं। एक का नाम है पोर्टल वेन यानी कि पोर्टल सीरा, और दूसरा का नाम है हेपेटिक आर्टरी। अब ये दोनों ब्लड वेसल्स यानी पोर्टल वेन तथा हेपेटिक आर्टरी दोनों आपस में मिलकर लोब्यूल्स में प्रवेश करती हैं। लोब्यूल्स में गुजरते हुए ये लोब्यूल्स के केंद्र में, जो कि आपको एक रिंग जैसी संरचना दिखाई दे रही है, गोलाकार छोटी सी रिंग, इस रिंग में आकर के खुलती है और इस रिंग को बोलते हैं हेपेटिक वेन। ये हेपेटिक वेन सारे ब्लड को ले जा करके सभी इस तरीके के जो लोब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसमें कई सारे लोब्यूल्स हैं, तो सभी लोब्यूल्स की हेपेटिक वेन आपस में मिल करके इन्फीरियर वेना केवा यानी कि पश्च महाशिरा में जाकर के खुलती है, और पश्च शिरा इस रक्त को हृदय में ले जाता है। तो वापस आते हैं हम कि पोर्टल ट्रेड के अंदर जो ये 2 ब्लड वेसल्स थी, एक है पोर्टल वेन और दूसरी हेपेटिक आर्टरी, ये दोनों लोब्यूल्स में प्रवेश करती है और लोब्यूल्स में हेपेटोसाइट्स के मध्य में एक क्वार्टर जैसी संरचना बनाती है। जैसा कि चित्र में दिख रहा होगा, ये हेपेटोसाइट्स कोशिका हैं और इन हेपेटोसाइट कोशिकाओं के बीच में ये दोनों ब्लड वेसल्स आपस में मिलकर के एक क्वार्टर जैसी संरचना बनाती है। इसे सिनुसोइड कहते हैं। और ये सिनुसोइड जो होता है वो एंडोथेलियम नामक कोशिकाओं के द्वारा आवृत रहता है, और इसके अंदर विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जो कि जीके का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें विशेष प्रकार की इन कोशिकाओं को कहते हैं कुप्फर कोशिकाएं। कुप्फर कोशिकाएं, ये कुप्फर कोशिकाएं भक्षणकारी होती है, यानी फेगोसाइटिक प्रकृति की होती है, जो कि वृद्ध यानी कि परिपक्व लाल रक्त कणिका जो होती है, अब ख़त्म होने वाली लाल रक्त कणिका है, उनको नष्ट करने का कार्य करती है। इसके अलावा जीवाणु को नष्ट करने का काम करती है। इस तरीके से ये भक्षणकारी प्रकृति की होती है। इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि ये दोनों ब्लड वेसल्स जो अब सिनुसोइड बनाती है, और सिनुसोइड बना करके कहाँ जाकर के खुलती है, ये दोनों जाकर के खुलती है सेंट्रल वेन में, सेंट्रल हेपेटिक वेन में खुलती है। और ये जो सेंट्रल हेपेटिक वेन होती है वो कहाँ जाकर खुलती है, पश्च शिरा में, और पश्च शिरा कहाँ जाके खुलती है, हृदय में। इस तरीके से ब्लड यकृत से बाहर निकलता है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि यकृत में ब्लड लाने वाली वाहिनियाँ 2 हैं और यकृत से ब्लड ले जाने वाली 1 है। ला कौन कौन रही है? एक तो ला रही है पोर्टल वेन, जो आप देखिए, आप ये जो पोर्टल ट्रायड है उसके अंदर 2 वैन आ रही है ब्लड लेकर के, एक तो पोर्टल वैन और दूसरी हेपेटिक आर्टरी। पोर्टल वैन जो होती है वो कहाँ से आती है? एक्चुअल में ये वैन है, ये सीरा है, इसमें ऑक्सीजनितकृत ब्लड नहीं होता है। इसमें जो रक्त होता है उस रक्त के अंदर कई सारे पोषक तत्व मिले रहते हैं, क्योंकि ये पोर्टल सीरा जो होती है वो पैंक्रियास से यानी अग्नाशय और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि
आपकी छोटी आंत से आती है। छोटी आंत और अग्नाशय से ये ब्लड लेकर के लीवर में आती है। इस तरीके से छोटी आंत और पेंक्रियास का जो ब्लड है वो सीधा हृदय को नहीं जाता है, पहले यकृत में आता है और यकृत से फिर हृदय को जाता है, यानी वाया यकृत जाता है। इसका महत्व तो ये है कि अगर आपने कोई जहरीला पदार्थ या कोई भी टॉक्सिक मटेरियल या कोई भी विजाती पदार्थ आपने खा लिया जो आपके शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, तो उसका प्रोसेसिंग एक बार यकृत में होगा। यकृत तय करेगा कि इसका आप क्या करना है। इसलिए जो कुछ भी आपने खाना खाया है वो पचने के बाद एक बार यकृत में जाएगा, वहाँ पर उसका प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद फिर वो आगे का उसका काम होगा। तो एक तो यकृत में ब्लड लाने वाली हो गई पोर्टल वेन, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो छोटी आंत और अग्नाशय से और स्प्लीन से आती है, और दूसरी होती है हेपेटिक आर्टरी। ये सीधे आपके महाधमनी से यानी सिस्टेमिक आर्ट या एरोटा से आती है, और इस वजह से इसमें जो रक्त होता है वो शुद्ध होता है, अर्थात ऑक्सीजनकृत होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। तो ये हो गई यकृत में रक्त की सप्लाई। ठीक है। अब हमने अभी यहाँ देखा कि यकृत के अंदर जो एक श्रृंखलाओं के रूप में कोशिकाएं पाई जाती है, इन कोशिकाओं को कहते हैं हेपेटोसाइट, हेपेटिक सेल या यकृत कोशिकाएं। क्या काम करती है यकृत कोशिकाएं? ये यकृत कोशिकाएं काम करती हैं पित्त रस का निर्माण, पित्त रस का निर्माण करती है। और पित्त रस क्या करता है वो आगे हम पढ़ेंगे, फिलहाल मैं इतना बता देता हूँ कि ये वसा के इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण का काम करता है। तो इन हेपेटोसाइट से जो भी पित्त रस बन रहा है वो पित्त रस एक बाइल डक्ट, एक छोटी सी नलिका में मिलता है, और वो बाइल डक्ट आकर के कहाँ खुलती है? अभी हमने देखा था पोर्टल ट्रायड में। ठीक है। हालांकि ये जो पोर्टल ट्रायड है इसमें 3 वाहिनियाँ दिखाई गई है, हालांकि इसमें होती 5 है। इन 3 वाहिनियों के अलावा 2 वाहिनियाँ और होती है, एक लिम्फेटिक वेसल्स भी होती है और एक हेपेटिक नर्व भी होती है, लेकिन इन दोनों को नहीं गिना जा रहा है, फिलहाल इन तीनों को ही गिना जा रहा है, इसलिए इसको हमने पोर्टल ट्रायड का। तो अभी हमने देखा कि ये बाइल डक्ट यानी पित्त वाहिनी पित्त को लेकर के पोर्टल ट्रायड पे आई, और सभी लोब्यूल्स की जो बाइल डक्ट होती है वो आपस में मिल जाती हैं दोनों पालियों की। तो एक तरफ से दाईं पाली की सारी बाइल डक्ट आपस में मिलेगी और राइट हेपेटिक डक्ट बनेगी, और बाईं पाली की सारी पित्त रस वाली जो वाहिनियाँ हैं वो आपस में मिल जाएगी और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बनेगी। इस तरीके से राइट और लेफ्ट दोनों हेपेटिक डक्ट आगे जाकर के आपस में मिल जाती है, और इसको बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। बताइए हेपेटिक डक्ट में क्या है? पित्त रस। सभी लोब्यूल्स की जो हेपेटोसाइट है उनके द्वारा जो पित्त रस बना है वो पित्त रस अपनी अपनी पालियों के वाहिनियों के द्वारा आ रहा है। एक राइट हेपेटिक डक्ट है, एक लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है। ये दोनों हेपेटिक डक्ट आगे जा कर के आपस में मिल जाती हैं और इसको बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब ये कॉमन हेपेटिक डक्ट जब आगे जाती है तो इसमें एक और वाहिनी आकर के मिलती है, और ये वाहिनी आती है पित्ताशय से। कहाँ से आ रही है? पित्ताशय से, जो कि पित्त रस के एकत्रित करने का और गाढ़ा करने का काम करता है। पित्ताशय अपनी तरफ से कुछ बनाता नहीं है, ये यकृत के द्वारा जो पित्त रस बना है उस पित्त रस को इकट्ठा करता है, गाढ़ा करता है, इसीलिए इसका नाम पित्ताशय है, यानी गॉल ब्लैडर। ये एक तरीके से आशय है, रिजर्वियर है, इकट्ठा करने का काम करता है। तो देखिए कि ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है वो आगे जाती है, आगे जाने के बाद इसमें एक वाहिनी आकर और मिलती है जो कहाँ से आ रही है? पित्ताशय से आ रही है, और इस वाहिनी का नाम है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट। तो इस तरीके से अब सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट दोनों आपस में मिलकर के आगे बढ़ती है, और अब इसका नाम हो जाता है कॉमन बाइल डक्ट। क्या नाम हो जाता है? सह पित्त वाहिनी, कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट आगे जाती है, और आगे जाने के बाद इसमें एक और वाहिनी आकर के मिलती है, और ये वाहिनी आती है अग्नाशय से, और अग्नाशय यानी पेंक्रियास से, और इसको बोलते हैं पेंक्रियाटिक डक्ट। तो इस तरीके से अब कॉमन बाइल डक्ट में और एक वाहिनी आकर मिली जिसका नाम है पेंक्रियाटिक डक्ट। अब इसका नाम हो जाएगा हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट, और ये हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट छोटी आंत की ग्रहणी यानी डियोडीनम भाग में जाकर के खुलती है, और वहाँ पर एक अवरोधिनी भी पाई जाती है जो कि इसमें उसको मतलब कंट्रोल करने का काम करती है, उसे ओडी स्पिंक्टर कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि यकृत की हेपेटोसाइट से बना हुआ पित्त रस पित्त वाहिनियों के द्वारा इकट्ठा होता है, फिर दोनों पालियों की हेपेटिक डक्ट आगे जाकर के मिलती हैं, फिर बनती हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट में
गॉल ब्लैडर से आने वाली सिस्टिक डक्ट मिलती है। फिर इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट यानी सहपित्तवाहिनी। सहपित्तवाहिनी आगे आएगी तो इसमें पेंक्रियास से आने वाली पेंक्रेटिक डक्ट मिलती है और इसको बोलते हैं हेपेटो पेंक्रेटिक डक्ट। और ये हेपेटो पेंक्रेटिक डक्ट छोटी आंत की डियोडिनम यानी ग्रहणी पर आकर खुलती है। यानी इसमें किस किस का रस है, एक तो लीवर से आने वाला पित्तरस है और अग्नाशय से आने वाला अग्नाशय रस है। ये दोनों सम्मिलित रूप से डियोडिनम में यानी ग्रहणी में आकर के खुलते हैं और वहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे ओडी का स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों रस यहाँ आकर के अपना अपना कार्य करते हैं। इस तरीके से अभी हमने कि विस्तृत संरचना का अध्ययन एवं यकृत में ब्लड सप्लाई तथा पित्तरस किस तरह से यकृत, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय और अग्नाशय से होता हुआ छोटी आंत की डियोडिनम यानी ग्रहणी में आता है का विस्तार से अध्ययन किया। निश्चित रूप से ये थोड़ा जटिल अध्ययन था, लेकिन आजकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों की गहराइयाँ बढ़ती जा रही हैं, इसलिए इस स्तर तक का हमें पढ़ना जरूरी हो गया है। अब हम यकृत के कार्यों का अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए यकृत के कार्यों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद।